एक्सप्लेन करेंगे तो ये आर्थिक दशा का वर्णन हो जाएगा। फिर सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक स्थिति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग की क्लास सेकंड में आज हम वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विगत 6 से 7 वर्षों में जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पर एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी आंसर राइटिंग। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी आंसर राइटिंग का जो मेन क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। ये एमपीपीएससी मेंस 2017 में पूछा गया है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ 3 मार्कर्स क्वेश्चंस। तो विगत जो 5 से 7 वर्षों में पूछे गए हैं 3 मार्कर प्रश्न, उसमें है संस्कार, एमपीपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया है। ऋग्वेद, एमपीपीएससी मेंस 2015 में। सीता अध्यक्ष, एमपीपीएससी मेंस 2016 में। स्रोत सूत्र, एमपीपीएससी मेंस 2020 में। ऋग्वैदिक पंचजन, जन्य लिखा है इसमें, पंचजन, एमपीपीएससी मेंस 2019 में। तो इनको आज हम डील करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने 3 मार्कर्स प्रश्न। सो फ्रेंड्स, हम एक एक करके पहले 3 मार्कर्स को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था 3 मार्कर में वो था संस्कार। संस्कार आया हुआ है 2014 में। तो इसके मैंने पॉइंट्स नोट कर दिए हैं कि संस्कार क्या होते थे। संस्कार नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धि हेतु निश्चित किए गए विधान थे। ये आयु के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कराते थे। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और संस्कारों की संख्या 16 है। भिन्न भिन्न ग्रंथों में अलग अलग दी हुई है, लेकिन आप ये लिख देंगे सफिशियंट है। इसमें आपको 2 to 2.5 नंबर्स मिल जाएंगे यदि आप इतना वर्णन कर रहे हैं। सेकंड हमारा था ऋग्वेद। ऋग्वेद आया हुआ 2015 में। ऋग्वेद में बहुत सारा मटेरियल है। अब उसमें से कौन से 3 पॉइंट्स हम लिख दें? तो ऋग्वेद आर्यों से संबंधित ग्रंथ व विश्व का सबसे प्राचीन निदर्श है। ओके, ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख ग्रंथ व विश्व का सबसे प्राचीन निदर्श है। इसमें देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की स्तुतियां की गई हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसके जो उच्चारणकर्ता को होत्र कहा जाता था। लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है, यदि आपके पास जगह बच रही है। तो विश्व का सबसे प्राचीन निदर्श, देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं, कहीं कहीं 10,562 भी आपको मिलेंगी। एक पॉइंट जो मौर्य काल में आपका कौटिल्य की अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन उसको मैंने यहाँ लिया है। सीता अध्यक्ष 2016 में आया है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हल से जुती हुई रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। और सीता अध्यक्ष का संबंध जो है वो कृषि से स्थापित होता है। तो वैदिक काल में भी इसका वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद आ जाता है ऋग्वैदिक पंचजन। ये 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो पंचजन में कौन कौन थे? तो आपका जाता है अनु, द्रह्यु, पुरु, तुर्वस, यदु। अब हम क्या क्या लिखें? तो हम लिख सकते हैं ऋग्वैदिक पंचजन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के 5 प्रमुख जन या कबीले थे, जिनमें दूसरा पॉइंट, इनमें अनु, द्रह्यु, पुरु, तुर्वस और यदु शामिल थे। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया आर्यों के 5 प्रमुख जन या कबीले। दूसरे पॉइंट में हमने इनका नाम लिख दिए, अनु, द्रह्यु, पुरु, तुर्वस, यदु। और तीसरे पॉइंट में इन 5 पंचजनों ने 5 अनार्य कबीलों के साथ मिलकर दसराग युद्ध में भाग लिया था। दसराग युद्ध का भी हमने वर्णन कर दिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल में 3 मार्क्स के लिए इतना मटेरियल है जो आप पढ़ेंगे तो एक क्लास में तो उसको डिफाइन करना भी मुश्किल है, लेकिन मैं जो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आपके नोट्स डाल दूंगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, जो आज की हमारी आंसर राइटिंग का मेन क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, इससे इंपॉर्टेंट और भी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या बनते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा का तुलनात्मक वर्णन, फिर संपूर्ण वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक दशा का संपूर्ण वर्णन। तो इसको इस रूप में भी जरूर प्रिपेयर करें, लेकिन मेरा आज का काम है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा का आपको वर्णन बताना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन
सामाजिक दशा, सामाजिक दशा का वर्णन, है ना, सामाजिक दशा, ये क्वेश्चन जो हमको आज डील करना है। तो देखिए सामाजिक दशा में कौन कौन से पॉइंट डील किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो परिवार, परिवार, क्योंकि वैदिक काल में परिवार एक प्रमुख संस्था थी, तो आपका आ गया परिवार। फिर दूसरा आपका आ जाएगा तो सामाजिक वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वर्गीकरण, ओके, सामाजिक वर्गीकरण। थर्ड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, ओके। चौथा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है सामाजिक दशा में, वो हो जाता है आपका खान पान व वस्त्र, खान पान व वस्त्र, आभूषण, आभूषण भी यही ले लीजिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद। सिक्स्थ पॉइंट आपका आ जाता है सामाजिक आर्थिक दशा, सामाजिक आर्थिक दशा। चूंकि समाज से अर्थ रिलेटेड है इसलिए आर्थिक दशा का बहुत संक्षिप्त वर्णन सामाजिक दशा के अंतर्गत भी किया जा सकता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और फिर आपका सेवंथ पॉइंट आ जाता है सामाजिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दशा, सामाजिक आध्यात्मिक दशा। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में आपको इसका आंसर दूंगा। सबसे पहले परिवार, तो पहले तो छोटी सी भूमिका हम देख लेते हैं, है ना। भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम भूमिका से। भूमिका के लिए मैंने आपको बताया जिन क्वेश्चन में लिखने का मटेरियल बहुत ज़्यादा हो उसमें संक्षिप्त भूमिका देना है। भूमिका के बाद आपका जो भी एक्सप्लेन करना है आपको क्वेश्चन, उसके बाद आप उसका निष्कर्ष या संहार, उपसंहार जो भी कह सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। इस 3 फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो भूमिका, उत्तर वैदिक कालीन जो था वो आर्यों के विस्तार का काल था। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वो आपका पूर्वी भारत की ओर उनका विस्तार हुआ। विस्तार के साथ साथ कृषि का लोहे के आविष्कार के साथ, तो उत्तर वैदिक काल क्या था, आर्यों के विस्तार का काल था। लोहे के आविष्कार के साथ साथ जो है कृषि का स्थायित्व आया, और कृषि के स्थायित्व के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन स्थायित्व की ओर अग्रसर हुआ। घुमक्कड़ जाति से वो किस में परिवर्तित हो गए, स्थायित्व में परिवर्तित हो गए, जिससे छोटे छोटे जो कबीले थे उन्होंने बड़े बड़े जनों और छोटे छोटे राज्यों का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशा को हम अग्र प्रकार से समझ सकते हैं। अब अग्र प्रकार से समझने के बाद आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे इन्हीं पॉइंटों को। फ्लो चार्ट मैंने आपको समझा दिया, परिवार, सामाजिक वर्गीकरण, स्त्रियों की स्थिति, खान पान, वस्त्र, आभूषण, आमोद प्रमोद, सामाजिक आर्थिक दशा, सामाजिक आध्यात्मिक दशा। पहला पॉइंट लेते हैं परिवार। तो उत्तर वैदिक काल में परिवार जो थी वो प्रारंभिक संस्था थी। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, पिता को असीमित अधिकार प्राप्त थे, और परिवार में सामान्यतः संबंध मृदुल थे। हालांकि एक दो जगह पर पिता के द्वारा पुत्रों को बेचे जाने की, उसको बलि के लिए बेचे जाने की और उसको निष्कासित किए जाने को लेकर मिलते हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। तो संबंध मधुर थे, ठीक है। ये हो गया आपका परिवार की स्थिति। सामाजिक वर्गीकरण, तो ऋग्वैदिक काल के अंत में, ऋग्वैदिक काल के अंत में 10वें मंडल से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल के अंत में जो था वो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आने लगी और ये कर्म से जन्म की ओर अग्रसर हो गई और जन्म पर आधारित होने लगी। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं निश्चित कर दिए गए। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य जो था वो रक्षण, वैश्य का कार्य व्यापार वाणिज्य और जो आध्यात्मिक रूप से अन्य समाजों जैसे ब्राह्मणों आदि का पोषण, और शूद्रों का काम जो है वो सेवा करना निर्धारित कर दिया गया। अनेक संकर जातियों की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन इतना होते हुए भी वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर नहीं हुई थी, सूत्रकाल की अपेक्षा नरम थी और अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था। अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक मेंशन करेंगे कि अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी समान है। कितनी अद्भुत बात कही गई है जो आज के हमारे सामाजिक तनाव को कम कर सकती है ना। तो बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं। शूद्रों को दर्शन शास्त्र के अध्ययन का अधिकार था। शूद्रों को आपका क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र के अध्ययन का अधिकार था, और उसको क्या कहा जाता है, हाँ, सोम यज्ञ करने का अधिकार था। शूद्रों को सोम यज्ञ का अधिकारी बनने का जो था अधिकार प्राप्त था। तो ये हो गई वर्ण व्यवस्था। आप ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यही से एक क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुए, या चलिए आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको फिनिश करें। थर्ड पॉइंट आता है स्त्रियों की स्थिति। तो हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत गिरावट जो है हमको उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में देखने को मिलती है। अथर्ववेद में स्त्रियों के जन्म की निंदा की गई है, लेकिन इसके बावजूद स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों में को विधवा विवाह प्रचलित थे, नियोग प्रथा प्रचलित थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा अध्ययन का अधिकार था, यज्ञों में शामिल होने का अधिकार था, धार्मिक उत्सवों में और समारोहों में शामिल होने का अधिकार था। लेकिन वैदिक काल की तरह ही इसमें राजनीतिक अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे, क्योंकि यह मुख्यतः युद्धों का काल था और उसमें पुरुषों की जो है भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो राजनीतिक अधिकार जो थे वो स्त्रियों को प्राप्त नहीं थे। तो ये हो गई स्त्रियों की स्थिति। नेक्स्ट आता है खान पान व वेशभूषा। तो आर्यों की वेशभूषा के रूप में वासस, अधिवासस और नीवी 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। ठीक है ना, कमर के नीचे पहने जाने वाले, कमर के ऊपर पहने जाने वाले, इस प्रकार के वस्त्र है ना, मैंने दे दिया है। तो आप इतना संक्षिप्त में लिख दें क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाता है। आर्यों के पहनावे के रूप में वासस, अधिवासस और नीवी का प्रचलन था। आभूषणों का प्रचलन था। कड़े और आपका निष्क जो है प्रमुख आभूषण माने जाते थे। पुरुष और स्त्रियां दोनों पगड़ी धारण करते थे। खान पान में ऋग्वैदिक काल में जौ बहुत महत्वपूर्ण था। तो जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन अभी भी दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ आर्यों के प्रिय भोजन थे। आर्य नृत्य, संगीत, घुड़दौड़ और रथदौड़ जैसे मनोरंजन के जो साधन हैं वो उनके प्रिय साधन थे। घुड़दौड़, रथदौड़, नृत्य, संगीत, तो ये आमोद प्रमोद और खान पान पूरा हो गया। सामाजिक आर्थिक दशा। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक आर्थिक दशा में उन्नति हुई। कृषि के स्थायित्व के साथ जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, और उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ छोटे छोटे कबीले ने जनों का रूप धारण कर लिया, और आर्थिक स्थिति भी जो है उन्नत होती गई। वाजसनेयी संहिता में बहुत सारे जो हैं आपके व्यवसाय, उनकी सूचियां प्रदान की गई है। किसमें? वाजसनेयी संस्था में। तो अनेक प्रकार के व्यवसाय जो इसमें हैं प्रचलित हो गए। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, इसमें हमको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करना है, नहीं तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ये आर्थिक दशा का वर्णन हो जाएगा। फिर सामाजिक आध्यात्मिक दशा। ऋग्वैदिक कालीन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र, वरुण और अग्नि थे। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन आया और प्रजापति, विष्णु तथा रुद्रशिव इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए। यज्ञीय विधान और कर्मकांडों का जो है वो जो उनमें यज्ञ विधान और कर्मकांडों में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हुए, और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जो स्थिति है उसका पूरा वर्णन हम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा आंसर एक्सप्लेन किया, आपको रिटर्न आंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का कंपैरेटिव अध्ययन किया जाए। सबसे पहली बात तो ये आपको एक स्थिति आ गई, हम इसको 4 भागों में बांटते हैं: सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति। यदि आपको जाए वैदिक कालीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो वहाँ पर आपको सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं और आपका आध्यात्मिक विशेषताएं, सारी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। फिर यहीं पर एक एक करके, जैसे आया उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए, वैसे ही आर्थिक स्थिति का अलग से आ सकता है स्पेसिफिक टॉपिक, राजनीतिक स्थिति का आ सकता है, आध्यात्मिक स्थिति का आ सकता है। तो आपको पहले तो वैदिक काल की विशेषताएं जिसमें चारों टॉपिक शामिल होंगे वो तैयार करना है। फिर स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में राजनीतिक विशेषताएं अलग से, आध्यात्मिक विशेषताएं अलग से, आर्थिक विशेषताएं अलग से,
तैयार करना है। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की कंपैरेटिव जो स्टडी है वो आपको तैयार रखनी है। इसी तरीके से संपूर्ण वैदिक काल और आपका सैंधव घाटी सभ्यता की एक कंपैरेटिव स्टडी जो है आपको तैयार रखनी है। इनसे कभी भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज की हमारी क्लास। इसमें हमने 2014 से लेकर के 2021 तक आए हुए सभी प्रश्नों का अध्ययन किया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।